Today we'll be doing simple correlation पार्ट 1। आज हम सिंपल कोरिलेशन पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे कि सिंपल कोरिलेशन क्या होता है, इसके कौन कौन से मेथड्स आते हैं और इसमें किस तरीके से निकाला जाता है। सिंपल कोरिलेशन पार्ट 1, इसको अंडरलाइन कर लेता हूँ। अब इसका मीनिंग, सिंपल कोरिलेशन होता क्या है। जब भी हम दो चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप निकालते हैं तो उसे सिंपल कोरिलेशन कहते हैं। इट रेफर्स टू द रिलेशनशिप between two variables only। सिर्फ दो वेरिएबल्स के बीच में अगर हम रिलेशनशिप निकालते हैं तो ही उसे सिंपल कोरिलेशन कहते हैं। ठीक है। अब एक और मेन बात कि जो वैल्यू ऑफ कोरिलेशन है वो माइनस, सिंपल कोरिलेशन है वो -1 और 1 के बीच में आनी चाहिए, तभी सही है। द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन lies between -1 to 1, -1 to +1 भी लिख सकते हो। तो -1 to 1, -1 और 1 के बीच में आनी चाहिए। अगर इसके बाहर आ रही है तो 10 बार चेक करो कि आपका क्वेश्चन में कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो गया। ज़्यादातर पेपर में आती है तो ऐसा नहीं होता कि -1 और 1 के बाहर आए, मगर अगर -1 और 1 के बाहर आ रही है और आपकी कैलकुलेशन एकदम सही है तो जो आपने डेटा लिया है वो इनकंसिस्टेंट है, वो डाटा सही नहीं है, आपको डाटा चेक करना पड़ेगा। मेथड्स टू मेजर सिंपल कोरिलेशन, या फिर कई बुक्स में सिंपल कोरिलेशन कॉफिशेंट्स भी लिखा होता है। सिंपल कोरिलेशन कॉफिशेंट्स भी लिखा होता है, तो उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। अब मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। बेसिकली हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं और उसी की एक्सटेंशन आगे आगे आती रहती है। तो सबसे पहला जो मेथड है वो है कार्ल पियर्सन्स। तो मैं एरो मार के लिख लेता हूँ, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोएफिशिएंट या कोफिशिएंट कह देते हैं, प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क है। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, फर्स्ट मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। सेकेंड मेथड इज स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। And third method is concurrent deviation method. Concurrent deviation method. I'll make another video on the indirect questions जो कि correlation के आते हैं और बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते, उनके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई जाएगी। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सजावट कर लेते हैं, क्योंकि सजावट का ज़माना है, आजकल दिखावा चलता है। तो मैं इसको थोड़ा कर लेता हूँ दिखावा टाइप। तो सबसे पहले हम करेंगे कार्ल पियर्सन्स मेथड, और कार्ल पियर्सन्स मेथड्स के अंदर कई मेथड्स आते हैं, उनको करने की कोशिश करेंगे। तो पार्ट 1 में सारे के सारे नहीं कवर हो पाएंगे, क्योंकि छोटी वीडियो बनाता हूँ मैं, 10-15 मिनट से ज़्यादा मैं बनाता नहीं हूँ, क्योंकि 2-2 घंटे की वीडियो बर्दाश्त नहीं कर सकते स्टूडेंट, वो देख देख के बोर हो जाते हैं। तो कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का जो आज मैं मेथड करवाने लगा हूँ वो है डायरेक्ट मेथड, ए डायरेक्ट मेथड। फिर इसमें एक्चुअल मीन मेथड भी होगा, एज्यूम मीन मेथड भी होगा, मगर आज करेंगे डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। तो जो कोरिलेशन है उसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, स्मॉल आर। तो सिंपल कोरिलेशन को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो स्मॉल आर इज इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला है n इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, होल अंडर द रूट। सिमिलरली y वाले का भी अंडर रूट में लिखेंगे n सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला बहुत आसान है याद करना। अब ये फार्मूले आगे रिग्रेशंस में भी आ जाते हैं, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ कि स्मॉल आर क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि भाई ये स्मॉल आर क्या लिख लिया। कोरिलेशन या कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कई लोग इसको कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई भी कह देते हैं। तो एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। एक एग्जांपल लेता हूँ सिंपल सा, फाइंड कोरिलेशन या कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन या कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा।
डाटा लिख लेता हूँ x 3 8 6 5 9 10 और y का डाटा लिख लेता हूँ 8 6 2 10 3 9। तो सपोज आपके पास x एंड y दो डाटा है, हाइट वेट कुछ भी सेल्स आउटपुट कुछ भी दो डाटा दिए होते हैं। अगर दिए होते हैं तो फर्स्ट को आप ले लीजिए x, दूसरे को y। तो सबसे पहले हम निकालेंगे सिग्मा x। तो सिग्मा x को कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर पे। तो सिग्मा एक्स की जो वैल्यू है वो कैलकुलेटर पे कर लेते हैं। तो सिग्मा एक्स की जो वैल्यू आ रही है, एक मिनट में टोटल कर रहा हूँ। तो सिग्मा एक्स की वैल्यू आ रही है 41, ठीक है। और वैसे ही जैसे हमने सिग्मा एक्स की वैल्यू निकाली है, वैसे ही हम सिग्मा वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। सिग्मा वाई मतलब वाई का टोटल करेंगे। तो वाई का टोटल जब हम करते हैं तो हमारे आगे आंसर आ रहा है 38। अब नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे हम एक्स स्क्वायर। तो जब ये बन गया तो इसके बाद हम चेक कर लेते हैं कि भाई कहीं गलती तो नहीं हुई, क्योंकि अगर यहीं गलती होगी तो आगे गलतियां ही होती रहेंगी। तो आप पहले सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई को दोबारा चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद करेंगे एक्स का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64 एंड सो ऑन। ऐसे हम स्क्वायर निकालते रहेंगे हर एक का और फिर इसका टोटल करेंगे। मैं इसका टोटल करता हूँ कैलकुलेटर पे बाद में। तो सॉरी फॉर दैट, बोल बोल के कई बार गला बैठ जाता है, सुबह से बोलने लगा हुआ हूँ। फिर y का स्क्वायर करेंगे, जैसे 8 8 64, 6 6 36। फिर यहाँ पे सिग्मा वाई स्क्वायर वो करते हैं अभी। तो सबसे पहले हमने क्या किया, x और y का टोटल किया। x का टोटल सिग्मा x, y का टोटल सिग्मा y। फिर उसके बाद हमने x स्क्वायर किया और उसके बाद y का स्क्वायर निकाला। तो x स्क्वायर और y स्क्वायर निकालने के बाद हम इनका टोटल निकालेंगे। जो x स्क्वायर का टोटल बन रहा है वो बन रहा है 315। और अब हम वाई स्क्वायर का टोटल करते हैं। वाई स्क्वायर का टोटल बन रहा है 64 प्लस 36 प्लस 4 प्लस 100 प्लस 9 प्लस 81, दैट इज इक्वल्स टू 294। और लास्ट में हम क्या करेंगे, x इंटू वाई। तो x क्या है 3, y क्या 8, 3 8 24, 6 8 48, 6 2 12, 5 10 50, 9 3 27, 10 इंटू 9 90। अब हम करते हैं सिग्मा एक्स वाई। इसको कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर में। 24 प्लस 48 प्लस 12 प्लस 50 प्लस 27 प्लस 90, दैट इज 251। अब हम क्या करते हैं, इन सबको फॉर्मूले में डालते हैं। मगर जब भी आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है फॉर्मूला दोबारा से लिखना है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। तो मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, कोरिलेशन इज इक्वल टू एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई होल अंडर रूट में लिखूंगा एन सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, और फिर वाई वाला पार्ट अंडर रूट में लिखूंगा एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। नाउ आई विल पुट द फॉर्मूला n। n इज द नंबर ऑफ आइटम्स। तो नंबर ऑफ आइटम्स मैंने काउंट कर ली 6, एक्स वाई है 251, सिग्मा एक्स है 41, सिग्मा एक्स की वैल्यू है 41, ब्रैकेट में लिख लूंगा, सिग्मा वाई है 38 होल ओवर अंडर रूट एन फिर से आ गया 6, एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 315 315 माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, मतलब सिग्मा एक्स कितना है 41, उसका होल स्क्वायर सॉरी। नेक्स्ट आ जाता है एन, एन फिर से आ गया 6, सिग्मा वाई स्क्वायर 294 माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर दैट इज 38 का होल स्क्वायर, दैट इज 38 का होल स्क्वायर। तो अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे और इसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में आनी चाहिए। आई रिपीट, आप अगर -1 और 1 के बीच में नहीं आई तो 10 बार चेक करोगे कि कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुई, एक भी मिस्टेक नहीं है, फिर भी ये बाहर आ रही है तो डाटा इज इनकंसिस्टेंट। जो भी डेटा है वो इनकंसिस्टेंट होगा। ओके, सो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। टेक केयर। वी विल बी डूइंग सिंपल कोरिलेशन पार्ट 2। तो सिंपल कोरिलेशन का सेकंड पार्ट हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम कार्ल पियर्सन्स मेथड को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि कार्ल पियर्सन्स मेथड के जो बाकी मेथड्स हैं वो कौन से हैं। फर्स्ट मेथड तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, डायरेक्ट मेथड, और यहाँ पे हम बेसिकली दो मेथड्स जो हैं, एक्चुअल मीन मेथड और एज्यूम मीन मेथड, उनको एक्सप्लेन करेंगे और ये सिंपल कोरिलेशन का पार्ट जो कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो ख़त्म कर देंगे। तो फर्स्ट मेथड जो पिछली वीडियो में था वो था डायरेक्ट मेथड। अब हम जो यूज़ कर रहे हैं वो है एक्चुअल मीन मेथड। एक्चुअल मीन मेथड का फॉर्मूला है कोरिलेशन इज इक्वल्स टू
sigma small xy divided by under root sigma small x square into sigma small y square whole under root. तो इसमें small x और small y क्या होता है? small x is capital X minus mean and small y is capital Y minus y mean. ये बात याद रखना, small x और small y के फॉर्मूले पूरी स्टैटिस्टिक्स में उनको मीन से माइनस करके ही बनते हैं. तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसका एग्जाम्पल से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. सपोज हमें कोई भी दो सीरीज़ दी हुई है, हाइट, वेट, एज वगैरह वगैरह. तो एक सीरीज़ को हमने मान लो ले लिया x और दूसरी को y ले लेंगे. तो हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड द कोरिलेशन या कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. x हमने ले लिया 2, 8, 6, 4, 10 एंड जो y ले लिया वो है 20, 30, 50, 10, 40. तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है इसका एक्चुअल मीन मेथड का, सबसे पहले हम निकालेंगे मीन. और मीन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? सिग्मा एक्स. तो सबसे पहले हमने सिग्मा एक्स किया, वो आ गया 30. फिर सिग्मा वाई किया, वो आ गया 150. वाई का टोटल करते हैं और लिखते हैं सिग्मा वाई कितना आ रहा है. पहले सिग्मा एक्स अच्छे तरीके से लिख लूँ. सिग्मा एक्स सिग्मा एक्स आ गया 30, सिग्मा वाई 150 और एक्स मीन आ गया सिग्मा एक्स बाय एन दैट इज 30 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स आर 5 दैट इज 6 एंड वाई मीन निकालेंगे. वाई मीन इज सिग्मा वाई बाय एन दैट इज इक्वल्स टू 150 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स 5 दैट इज इक्वल्स टू 30. तो अब हम क्या करेंगे? अब हम नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे स्मॉल एक्स. स्मॉल एक्स मैंने जैसा आपको बताया था क्या होता है? एक्स माइनस मीन. तो सबसे पहले हम लिखेंगे एक्स मीन कितना है? 6. तो जितने भी x हैं उसको हर एक को 6 से माइनस करेंगे. जैसे 2 माइनस 6 माइनस 4, 8 माइनस 6 2, हर एक को 6 से माइनस करके हमने लिख लिया. नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे x का स्क्वायर. x का स्क्वायर जैसे -4 का स्क्वायर 16, 2 2 ज़ा 4, ऐसे करके सारों को स्क्वायर कर देंगे और सिग्मा एक्स स्क्वायर आ जाएगा 40. स्मॉल y बनाएंगे y माइनस वाई मीन और ऊपर लिख लेंगे कि y मीन कितना है? y मीन इज 30. तो हर एक को 30 से माइनस करेंगे. 20 माइनस 30 इज -10, 30 माइनस 30 इज 0, 50 माइनस 30 इज 20, -20, 40, ऐसे हर एक को माइनस करेंगे. उसके बाद क्या करेंगे? स्मॉल वाई स्क्वायर. ओहो, स्मॉल वाई स्क्वायर रब करके लिखता हूँ. स्मॉल वाई स्क्वायर तो ये हो जाएगा 100, 0, 400, 400, 100. तो y जो स्मॉल y आया उसी का स्क्वायर करना है और सिग्मा स्मॉल y स्क्वायर आ गया हमारा 1000. नेक्स्ट कॉलम हम बनाएंगे x इंटू वाई. अब स्मॉल x और स्मॉल y को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए. स्मॉल x से -4 और ये -10 40, फिर वैसे ही आ गया 0 0 40 48. सिग्मा स्मॉल x y करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 120. अब मैं साइड पे फॉर्मूला लिखने की कोशिश करता हूँ इसका, ताकि यहीं सॉल्व हो जाए और नेक्स्ट पेज पे हमें फिर पेज पलटा के पुरानी वैल्यूज़ देखने का झमेला ना रहे. तो सिग्मा स्मॉल एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्मॉल एक्स स्क्वायर इंटू स्मॉल वाई स्क्वायर होल अंडर द रूट. स्मॉल एक्स वाई कितना आ रहा है? 120. तो इसकी जगह मैं डाल देता हूँ 120 डिवाइडेड बाय अंडर रूट स्मॉल एक्स स्क्वायर इज 40 इंटू स्मॉल वाई स्क्वायर इज 1000 सॉरी. तो इसको जब भी सॉल्व करेंगे तो हमारी जो आंसर है -1 1 के बीच में आना चाहिए. तो ये चीज़ आप चेक करके रखोगे. तो ये था हमारा एक्चुअल मीन मेथड. एक्चुअल मीन मेथड के बाद अब हम कंटिन्यू करेंगे एज्यूम मीन मेथड से. तो एज्यूम मीन मेथड के बाद आपका ये कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन खत्म हो जाएगा. मैं हेडिंग बना लेता हूँ एज्यूम मीन मेथड, इसको अंडरलाइन कर देता हूँ. एज्यूम मीन मेथड में हम एक्चुअल मीन नहीं लेते, हम डेविएशंस लेते हैं. और मैं आपको एक टिप बताने वाला हूँ वीडियो के एंड में कि हम कब कौन सा यूज़ करेंगे. और सबसे पहले मैं इसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ. कोरिलेशन इज n सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई होल ओवर n सिग्मा डी एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर अंडर रूट. फिर से अंडर रूट करेंगे और लिखेंगे n सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर. हेयर dx is equals to x minus a. A is the assumed number and dy is equals to y minus a. y is also assumed number. अब ये लगता कैसे है? सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आपका जो मीन है सीरीज प्रोपोर्शनेट है और मीन जो है वो प्रॉपर नंबर आ रहा है तो एक्चुअल मीन मेथड से कर लो. अगर वो पॉइंटों में आ रहा है तो आपको इस मेथड से करना चाहिए, क्योंकि पॉइंट में आए तो पॉइंटों का स्क्वायर, पॉइंटों में से माइनस, खज्जल ख्वार हो जाओगे. तो सपोज हम इसमें x ले लेते हैं 2 3 5 7
2 3 5 7 9 6 और y ले लेते हैं 5 9 2 8 10 3। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे आगे क्या मसला है, हमने निकालना है dx। dx क्या होता है, x माइनस ए इज़ द एज्यूम नंबर। लेट हमने एज्यूम नंबर ले लिया यहाँ पे 5, तो हर एक को 5 से माइनस करो, 2 माइनस 5 माइनस 3, 3 माइनस 5 माइनस 2, वैसे 0 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 1। नेक्स्ट आ गया, इसको टोटल करेंगे सिग्मा dx, दैट विल बी इक्वल टू 2। नेक्स्ट dx स्क्वायर, हर एक का स्क्वायर निकाल दोगे, जैसे -3 इंटू -3 9, वैसे पूरे कॉलम का स्क्वायर निकाल दिया। फिर जब हम टोटल करेंगे सिग्मा dx स्क्वायर जो कि 34 आता है। नेक्स्ट है वैसे ही सिमिलरली dy क्या होता है, y माइनस ए मतलब y में से एज्यूम नंबर। लेट हमने एज्यूम नंबर ले लिया है हमारा 8, तो हम हर एक को 8 से माइनस करेंगे, हर y को 5 माइनस 8 माइनस 3, वैसे 8 से माइनस करते रहो, 1 माइनस 6 0 2 माइनस 5। इसका टोटल करेंगे तो सिग्मा dy आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू -11। फिर क्या करेंगे, dy स्क्वायर में मतलब dy का स्क्वायर, -3 इंटू -3 9 1 36 0 4 25, इसका टोटल करेंगे सिग्मा dy स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 75। नेक्स्ट आ जाता है dx इंटू dy, मतलब जो भी dx आया आपका और जो भी dy आया उसको dx हो गया -3 और 2 मिनट, ये तो मैंने गलत लिख लिया था, dy स्क्वायर, हमने dx और dy को मल्टीप्लाई करना है, तो dy है -3 और dx है -3, तो -3 इंटू -3 9, वैसे ही इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करोगे, -2 0 0 8 -5, टोटल करोगे ये आ जाएगा सिग्मा dx dy, ये आ जाएगा 10। अब हम इन सारी वैल्यूज़ को हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ और नेक्स्ट पेज पे जाके पूरा फार्मूला फिर से लिखूँगा। फिर से लिखना फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स के लिए, ताकि कोई मिस्टेक ना हो। तो कोरिलेशन इज इक्वल्स टू n सिग्मा dx dy माइनस सिग्मा dx इंटू सिग्मा dy होल ओवर n, अंडर रूट में लिखेंगे n सिग्मा dx स्क्वायर माइनस सिग्मा dx का होल स्क्वायर, होल अंडर द रूट, फिर से अंडर रूट लिखेंगे n dy सिग्मा dy स्क्वायर माइनस सिग्मा dy का होल स्क्वायर। नाउ विल पुट द वैल्यूज़, पीछे देखते हैं कितना है, कैसे है। नंबर ऑफ आइटम होगी 6, नंबर ऑफ आइटम्स आर 6, सिग्मा dx dy हो गया 10, सिग्मा dx हो गया 2, सिग्मा dy हो गया -11। इनको वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, 6 इंटू 10 -2, ब्रैकेट में फिर से हम लिख लेते हैं -2, दूर दूर लिख लेते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, -11 होल ओवर अंडर रूट n तो फिर से 6 है और सिग्मा dx स्क्वायर हमारे थे 34 माइनस सिग्मा dx था 2, उसका होल स्क्वायर, होल अंडर द रूट, फिर से अंडर रूट n की वैल्यू फिर से 6 आ जाएगी। फिर से मैं वैल्यू देख लेता हूँ, dy स्क्वायर है 75 और dy है -11, तो मैं लिखता हूँ 6 इंटू 75 माइनस -11 का होल स्क्वायर। तो जब भी इसको सॉल्व करेंगे तो आपके आगे आपका आंसर आ जाएगा, बट ये बात याद रखना -1 1 के बीच में आना चाहिए। Today we'll be doing simple correlation part 3। आज हम करेंगे सिंपल कोरिलेशन का थर्ड पार्ट। इससे पहले 2 पार्ट आप चेक कर लीजिए और थर्ड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कोरिलेशन का अनदर मेथड, जो कि कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, तो बने रहिए। तो मैं हेडिंग बना लेता हूँ कि इस वीडियो में हम करेंगे स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है ये मेथड। तो ये मेथड आपको जो लास्ट वाला पार्ट है उसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। पहला है व्हेन रैंक्स आर गिवन, जब रैंक्स गिवन होते हैं तब कैसे निकालना है। दूसरा है व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन, जब रैंक्स गिवन नहीं होते फिर कैसे निकालना है स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। और थर्ड आ जाता है व्हेन रैंक्स आर इक्वल। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और इसके पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। व्हेन रैंक्स आर इक्वल, ज़्यादातर क्या होता है, यही जो रैंक्स आर इक्वल वाला पार्ट है सिर्फ यही पेपर में आता है। मैं इनको थोड़ा अंडरलाइन वगैरह कर दूं और क्लाउड सा बना दूं थोड़ा।
तो अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पेज पे व्हेन रैंक्स आर गिवन। अगर रैंक्स गिवन होंगे तो कैसे इसका फॉर्मूला बनेगा और किस तरीके से ये निकाला जाएगा। व्हेन रैंक्स आर गिवन, इसको अंडरलाइन कर लेता हूँ। व्हेन रैंक्स आर गिवन का फॉर्मूला है रैंक कोरिलेशन आर के इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर ओवर एन क्यू माइनस एन। Now, what is D? D is the difference between two ranks, R1 minus R2, rank 1 minus rank 2. N is the number of items, very easy. We will take an example. Suppose there are two judges जिन्होंने ranks दिए participants को। तो पहले जज ने रैंक दिए इस तरीके से 2, 3, 4, 6, 1, 5 एंड जो सेकंड जज था उसने पार्टिसिपेंट्स को रैंक दिए 6, 2, 1, 3, 4, 5। अब ये बात याद रखना, जब भी रैंक्स गिवन होते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर आगे पीछे ही होंगे सारे के सारे, कोई मिसिंग नंबर नहीं होगा। तो डी का फॉर्मूला क्या है, R1 माइनस R2, मतलब 2 माइनस 6, 3 माइनस 2, 4 माइनस 1, ऐसे कर करके आपस में माइनस कर लो। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, डी का स्क्वायर, ये हो गया -4 इंटू -4 16, 19990। इसका टोटल करेंगे तो सिग्मा डी स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 44। तो अब हम इसको फॉर्मूले में डालते हैं, रैंक कोरिलेशन इज 1 माइनस 6, सिग्मा डी स्क्वायर आ गया 44 डिवाइडेड बाय एन नंबर ऑफ आइटम है 6, तो ये हो जाएगा 6 क्यूब माइनस 6। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इसका आंसर वही -1 और 1 के बीच में आना चाहिए, तो सही है, नहीं तो 4 बार चेक कीजिए कोई गलती ना हो। तो आई होप आपको ये व्हेन रैंक्स आर इक्वल वाला पार्ट समझ आ गया होगा। नाउ विल मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट पार्ट व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन। इस केस में क्या होता है, हमें रैंक्स गिवन नहीं होते, हमें नंबर्स गिवन होते हैं, तो उन नंबर्स को हमने रैंक्स देना होता है व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन में। तो उसमें क्या होता है, हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रैंक्स दे दें या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, बट जो भी देना है दोनों को सेम तरीके से देना है, फॉर्मूला इसमें सेम रहता है। बट इसमें ज़्यादातर डिक्रीजिंग ऑर्डर में बच्चे करते हैं, तो मैं आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर से करवाऊंगा, वैसे आंसर में कोई फ़र्क नहीं होता। सपोज एक्स है 3, 2, 5, 10, 6, 4 and let y is 2, 9, 10, 11, 3, 6, 8। अब जैसे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है x में सबसे बड़ा है, अगर आप देखोगे 10, तो मैं यहाँ रैंक 1 लिख देता हूँ। सबसे बड़ा है मान लो 10, तो 10 को दे देंगे रैंक 1, उससे छोटा है 6 को दे देंगे रैंक 2, 5 को दे देंगे रैंक 3, उसके बाद 4 को दे देंगे 4 एंड सो ऑन। इस तरीके से हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में रैंक्स देने हैं, तो ये रैंक्स बन गए। अब नेक्स्ट कॉलम में क्या करेंगे, सबसे बड़ा वाई सीरीज़ में 11, तो इसको रैंक 1 दे देंगे, उसके बाद 9 रैंक 2 दे देंगे, उसके बाद 8 रैंक 3, 6 रैंक 4, रैंक 5 एंड रैंक 6। तो नेक्स्ट कॉलम बन जाएगा हमारा डी विच इज इक्वल्स टू R1 माइनस R2। तो R1 है 5, R2 है, मैं दोबारा लिख लेता हूँ, R1 है 5, R2 है 6, तो 5 माइनस 6 इज़ -1, 6 माइनस 2 इज़ 4, ऐसे इनको आपस में माइनस कर देंगे, और माइनस करने के बाद नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे डी स्क्वायर, क्योंकि हमें तो डी स्क्वायर ही चाहिए। तो -1 का स्क्वायर 1, 4 4 द 16, ऐसे ऐसे करके इसका स्क्वायर कर देंगे, तो टोटल करेंगे सिग्मा डी स्क्वायर, तो इट इज़ 42। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इसका फॉर्मूला। अब हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला इज सेम, रैंक कोरिलेशन इज 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर ओवर एन क्यूब माइनस एन। तो एन इज़ द नंबर ऑफ आइटम्स जो कि 6 है, 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर इज 42 डिवाइडेड बाय 6 क्यूब माइनस 6। तो जो भी इसका आंसर आया वही -1 1 के बीच में आना है, और आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है व्हेन रैंक्स आर इक्वल। वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन रैंक्स आर इक्वल बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर आने के यही चांसेस हैं कि यही पेपर में आए। तो मैं हेडिंग बना लेता हूँ, व्हेन रैंक्स आर इक्वल। व्हेन रैंक्स आर इक्वल, इसका फॉर्मूला थोड़ा सा लंबा है और मतलब बच्चों को कंफ्यूज कर देता है। मैं पहले फॉर्मूला लिख लेता हूँ, फिर बाद में आपका क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला है रैंक कोरिलेशन आर के इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर
प्लस 1/12 इंटू एम क्यूब माइनस एम प्लस डॉट 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 ब्रैकेट क्लोज होल ओवर एन क्यूब माइनस एन। अब ये 1/12 इंटू एम क्यूब माइनस एम क्या है? 1/12 इंटू एम क्यूब माइनस एम का मतलब है जब भी कोई रिपीट आइटम आएगी तो ये चीज़ लग जाएगा, और इसके अंदर जो एम है वो है नंबर ऑफ टाइम्स आइटम रिपीट्स, नंबर ऑफ टाइम्स आइटम रिपीट्स, कि कितनी बार आइटम रिपीट हुई है। अब जितनी बार आइटम रिपीट होगी ये लगता रहेगा, और एम है कि कितनी बार, जैसे 3 बार आइटम रिपीट हुई है तो M3 हो जाएगा, 2 बार हुई है तो M2 हो जाएगा, इस तरीके से ये चलेगा। अब एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ नेक्स्ट पेज पे। सपोज हमारे पास कोई भी 2 सीरीज़ हैं, मैं लिख लेता हूँ एक्स है मान लो 3, 8, 5, 4, ऐसे ऐसे करके 8, ऐसे ऐसे नंबर मैं रिपीट कर देता हूँ 3, 8, 5, 4, 2, 8, 5, 8, ठीक है। और जो दूसरी सीरीज़ है वो है 10, 6, 3, 5, 10, 4, 7, 3। सपोज ये आपके आगे क्वेश्चन है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखेंगे कोई आइटम रिपीट तो नहीं हो रहा। रफ वर्क में हम सबसे पहले नंबर ऑफ़ आइटम्स काउंट करेंगे। अब अगर आप ये नंबर ऑफ़ आइटम काउंट करो तो ये बन जाती हैं 8। तो मैं रफ में 1 2 3 4 5 6 7 8 तक मैं नंबरिंग लिख लेता हूँ। अब सबसे पहले मुझे देना है R1 देने के लिए मुझे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है एक्स में 8, मगर 8 तो कितनी बार है 1 2 3 3 बार है। अब अगर मैं 1 2 3 दे दूंगा तो पार्शियलिटी हो जाएगी, तो हमें ऐसा नहीं करना। हमें क्या करना है, जो फर्स्ट 3 रैंक हमने रफ में लिखे हुए हैं, फर्स्ट 3 रैंक हमने रफ में लिखे हुए हैं, जैसे 1 2 और 3, उन तीनों की एवरेज लेनी है, क्योंकि तीनों तो बराबर है ना। तो मैं क्या करूँगा 1 + 2 + 3 डिवाइडेड बाई 3, तो एवरेज आ गई 2। तो मैं क्या करूँगा, जहाँ जहाँ पे भी 8 लिखा है वहाँ वहाँ पे 2 2 रैंक दे दूँगा। अब फर्स्ट 3 रैंक तो ख़त्म हो चुके हैं क्योंकि मैंने निशान लगा दिया हुआ है। उसके बाद उससे छोटा नंबर कौन सा है 5। अगर आप 5 नंबर देखते हो तो ये फर्दर 2 बार है। 5 नंबर देखो तो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो नेक्स्ट 2 रैंक्स जाएंगे। नेक्स्ट 2 रैंक्स कौन से हैं 4 + 5। तो 4 + 5 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये 4.5 आता है। तो अगर ये 4.5 आता है तो 4.5 इधर भी लिख देंगे, 4.5 इधर भी लिख देंगे, ताकि पार्शियलिटी भी ना हो और काम भी हमारा चल जाए। अब नेक्स्ट रैंक जो बचे हैं वो 6 7 8 बचे हैं, तो वहाँ से शुरू करेंगे। बच्चे क्या करते हैं 4.5 के बाद 5 से शुरू कर जाते हैं, जो कि गलत है। तो नेक्स्ट 4 हो गया 6, 3 हो गया 7 और 2 हो गया हमारा 8। तो ये हमने एक्स सीरीज़ के रैंक्स दे दिए हैं। अब R2 दूसरी सीरीज़ को रैंक्स देंगे, और इनका देने का तरीका आप देखो। सबसे बड़ा कौन सा है, पहले इसको रब कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। सबसे बड़ा अगर आप देखते हो तो सबसे बड़ा है आपके पास 10। तो 10 कितनी बार है 1 एंड, इसको मैं रब कर देता हूँ। 10 कितनी टाइम्स है 1 एंड 2, 2 टाइम्स है 10। तो अब 2 टाइम्स है तो पहले 2 रैंक देने हैं, तो 2 की एवरेज मतलब फर्स्ट रैंक प्लस सेकंड रैंक डिवाइडेड बाय 2 इज़ 1.5। तो हम क्या करेंगे, दोनों जगह पे 1.5 एंड 1.5 लिख लेंगे। अब नेक्स्ट नंबर कौन सा है छोटा, देखोगे तो 7 है। 7 को रैंक 3 दे देंगे। नेक्स्ट से शुरू करेंगे, जो रैंक्स की एवरेज निकाल दी वो नहीं। नेक्स्ट रैंक है 4 किसको देंगे 4 देंगे 6 को। नेक्स्ट है 5 देंगे 5 को। नेक्स्ट है 4, इसको देंगे 6। अब देखो 3 2 बार आ गया, तो लास्ट के 2 रैंक्स फिर से कौन साइड करके, तो हम 7 + 8 डिवाइडेड बाई 2, तो दोनों को हम 7.5 रैंक्स दे देंगे। इसके बाद एज यूजुअल नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे डी क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन 2 रैंक्स, R1 माइनस R2। तो 7 माइनस 1.5 दैट इज 5.5। तो इसमें हम 7 माइनस 1.5 करेंगे 5.5। वैसे ही 2 माइनस 4 करेंगे तो -2, फिर -3, 1 6.5 -4 1.5 -5.5। नाउ हम इसका स्क्वायर करेंगे, तो 5.5 का स्क्वायर करें तो 30.25। नाउ 4 9 1 42.25 16 2.25 30.25। नाउ इसका जब हम टोटल करते हैं सिग्मा निकालते हैं तो वो निकलता है 135।
अब हम ये सारी वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुट करने की कोशिश करेंगे। तो पहले मैं इनको अंडरलाइन कर लेता हूँ और अब फॉर्मूला नेक्स्ट पेज पे दोबारा से लिख के आपको ये फॉर्मूले में पुट करना सिखाता हूँ। तो हम नेक्स्ट पेज पे जाके इसका फॉर्मूला लिखते हैं। रैंक कोरिलेशन इज 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1/12 इंटू एम क्यूब माइनस एम प्लस डॉट 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 डॉट, मतलब जब तक रिपीटेड आइटम आएंगी ये चीज़ लगती रहेगी, एन क्यू माइनस एन। तो फॉर्मूले के हिसाब से 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर कितना है 135 जो पीछे आया था, प्लस अब ये 1/12 इंटू एम क्यू माइनस एम क्या बीमारी है। मैंने बताया था एम होता है नंबर ऑफ टाइम आइटम रिपीट्स। तो सबसे पहले आइटम कौन सी रिपीट थी 8 कितनी बार था 3 टाइम्स। तो हम पीछे जाते हैं और यहाँ लिख लेते हैं 3 क्यूब माइनस 3 क्योंकि 3 बार रिपीट थी ना, प्लस अब देखते हैं और कोई रिपीट है 3 आइटम भी तो रिपीट है। एक्स सीरीज में देखोगे तो 3 नहीं सॉरी 5 कितनी बार है 2 टाइम्स। तो मैं पीछे जाऊँगा 1/12 कितने टाइम्स था 2 टाइम्स, तो 2 क्यूब माइनस 2, ठीक है। प्लस अब वाई सीरीज़ में आ जाइए, वाई सीरीज़ में 10 कितनी बार था, वाई सीरीज़ में 10 था 2 टाइम्स, ठीक है 2 टाइम्स। तो अब हम क्या करेंगे फॉर्मूले में जाके लिखेंगे 1/12 इंटू 2 क्यूब माइनस 2। अब और देखते हैं वाई सीरीज़ में और कोई आइटम रिपीट थी, यस रिपीट थी 3। तो 3 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है, तो हम लिखेंगे प्लस 1/12 इंटू 2 क्यूब माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज। अगर और होते हैं तो प्लस प्लस करते रहेंगे, 8 क्यूब माइनस 8 क्योंकि नंबर ऑफ आइटम्स है 8। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ गया 135 प्लस 3 3 से 9 3 से 27 27 माइनस 3 24 24 डिवाइडेड बाई 12 इज 2। तो सीधा यहाँ पे आप 2 लिख लो 2। वैसे ही नेक्स्ट करोगे तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 माइनस 2 8 माइनस 2 इज 6 6 डिवाइडेड बाई 12 इज 0.5 हाफ। तो ये तीनों में हाफ 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 लग जाएगा डिवाइडेड बाय 8 क्यू माइनस 8। तो आई होप आप इसको सॉल्व कर लेंगे और आपका अच्छे से जो है सॉल्व हो जाएगा। तो इसका आंसर -1 और 1 के बीच में ही आना चाहिए। इस चीज़ का आपने पूरा का पूरा ख्याल रखना है, ठीक है। आई होप आपको मैं समझा चुका हूँ ये टॉपिक। कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे कॉल कर लेना। आज हम करेंगे एक नया टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे कहते हैं मल्टीपल कोरिलेशन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन ऑल फील्ड्स, चाहे कॉमर्स ले लें, चाहे मेडिकल साइंसेस ले लें, चाहे जो मर्जी आप सब्जेक्ट ले लें। जब भी हम रिसर्च करते हैं तो मल्टीपल कोरिलेशन की स्टडी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मल्टीपल कोरिलेशन है क्या, वो हम आज डिस्कस करेंगे। बेसिकली मल्टीपल कोरिलेशन को हम पहले सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करते हैं कि इट शोज़ द relationship between at least कम से कम 3 वेरिएबल्स। 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं मगर एट लीस्ट 3, कम से कम 3 तो होने चाहिए। अगर 3 से कम हुए तो वो डेफिनेशन गलत हो जाएगी। इन अदर वर्ड्स और इन सिंपल वर्ड्स हम इसको थोड़ा चेंज करके लिखेंगे। इन सिंपल वर्ड्स या इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट it shows the combined influence or effect of two or more independent variables on a single independent variables on a single dependent variable कि एक वेरिएबल के ऊपर बाकी 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स का कंबाइंड असर कितना पड़ेगा उसको हम मल्टीपल कोरिलेशन कहते हैं। तो हमने इसको बड़े ध्यान से समझना है। अब इसकी कैलकुलेशन आ जाती है। इसकी जो कैलकुलेशन है वो फार्मूला बेस्ड है और फार्मूले बहुत ज़्यादा आसान है। फार्मूले कैसे बनते हैं वो मैं आपको अभी 2 मिनट में बता दूंगा। सबसे पहले हम हेडिंग बनाते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन। तो मल्टीपल कोरिलेशन हम ये ज्यूम करके चल रहे हैं कि लेट देयर आर 3 सीरीज़, 3 सीरीज़ हैं x1 x2 x3। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ r 1.23,
and R 2.13 and R 3.12। R 1.23 का मतलब 2 और 3 का सेकेंड और थर्ड सीरीज का फर्स्ट के ऊपर क्या कंबाइंड असर है, 1 और 3 का सेकेंड पे क्या असर है, और थर्ड वाला फर्स्ट और जो सेकेंड सीरीज है उसका थर्ड सीरीज के ऊपर कंबाइंड असर क्या है। अब हम इसके फॉर्मूले ड्राइव करेंगे। कैसे फॉर्मूले इसके बनते हैं? नंबर 1, R 1.23, इसका मतलब होता है सेकेंड और थर्ड सीरीज या सेकेंड और थर्ड वेरिएबल का फर्स्ट वेरिएबल के ऊपर कंबाइंड इन्फ्लुएंस या कंबाइंड असर क्या है। अब इसका फॉर्मूला मैं आपको ड्राइव करके बता रहा हूँ कैसे, फिर बाद में समझाऊंगा कि ये फॉर्मूला कैसे बना। R स्क्वायर 1 2 R स्क्वायर 1 2 या R 13 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू R 12 इंटू R 13 इंटू R 23 डिवाइडेड बाय 1 माइनस R स्क्वायर 2 3 इसका होल अंडर रूट। अब मैं आपको बताता हूँ ये फॉर्मूला बना कैसे। R 1.23 है तो फर्स्ट टू नंबर कौन से, 1.23 मतलब 1 और 2, तो पहले मैंने लिख दिया R 12 का स्क्वायर, फिर 1 और 3 का स्क्वायर माइनस करके 2 के साथ जितने भी तीनों पेयर बने 1 2 1 3 2 3 इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया पीछे और डिवाइडेड बाय 1 माइनस R स्क्वायर 2 3 अंडर रूट। तो जो पॉइंट के पीछे वाले हैं वो लास्ट में लिख लिए। सिमिलरली सेकंड है R 2.13, तो इसका सबसे पहले बनेगा 2 और 1 का रिलेशन उसका स्क्वायर, फिर R 2 और 3 का रिलेशन उसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू बाकी तीन पेयर जो पीछे बनेंगे 2 1 2 1 2 3 1 3, ये 2 के साथ पीछे मल्टीप्लाई होके आ जाएंगे और 1 माइनस R स्क्वायर 1 3 जो पॉइंट के पीछे वाले हैं वो नीचे होके स्क्वायर से 1 से माइनस हो जाएगा। इस तरीके से इसका फॉर्मूला ड्राइव किया जाता है। अगर मैं आपको R थर्ड हमारे पास आ जाता है R 3.12। अब इसका देखिए सबसे पहले कॉम्बिनेशन है 1 3 तो मतलब 3 1, तो 1 3 3 1 एक ही चीज़ है इसमें। तो पहले 3 1 का स्क्वायर प्लस 3 का 2 के साथ रिलेशन माइनस करके हम क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय बाकी तीन पेयर। तो सबसे पहले तीन पेयर कौन से हैं, 3 1, उसके बाद है 3 2 और 1 2। तो ये तीनों 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पॉइंट के बाद वाले जो 1 2 हैं वो नीचे 1 माइनस R स्क्वायर से हो जाएंगे। तो इस तरीके से इसका फॉर्मूला याद करने के लिए स्टूडेंट्स को मैं बताता हूँ। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है जो आप लोगों को दिमाग में रखनी है, इसके बिना कोरिलेशन ये जो मल्टीपल कोरिलेशन है ये करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आप अपने माइंड में रखनी है वो ये है कि जो मल्टीपल कोरिलेशन है इसकी जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में आनी चाहिए, 0 और 1 के बीच में। तो यहाँ मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग लिख लेता हूँ कि मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट मतलब जो आंसर निकला शुड लाई बिटवीन 0 to 1, 0 और 1 के बीच में आनी चाहिए। अगर 0 और 1 के बीच में नहीं आ रहा आपका आंसर तो 10 बार चेक करो कहीं आपसे तो नहीं गलती होगी। अगर आपसे गलती नहीं हुई तो डाटा मे बी इनकंसिस्टेंट, अगर आपका सही है तो डाटा इनकंसिस्टेंट है, मगर नॉर्मली इसका आंसर 0 और 1 के बीच में आता है। इन केस अगर 0 और 1 के बीच में नहीं आ रहा तो आप लास्ट में लिख सकते हैं देयर इज सम इनकंसिस्टेंसी इन द गिवन डाटा। अब हम इसका एक एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाएंगे आपको कि ये किस तरीके से पुट की जाती हैं इनकी वैल्यूज़ और किस तरीके से निकलती हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे फाइंड R 1.23 मतलब फर्स्ट सीरीज के ऊपर सेकेंड और थर्ड सीरीज का या सेकेंड और थर्ड वेरिएबल का कंबाइंड असर क्या है। गिवन दैट correlation between 1 2 is 0.6, correlation between 1 and 3 is 0.7 and correlation between 2 and 3 is 0.65 respectively। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन कैसे पुट करना फॉर्मूले में वो चीज़ बताएंगे। तो सबसे पहले आपको फार्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा मैंने आपको बताया था कि फार्मूला कैसे बनेगा R 1.23 का, तो पहले दो नंबर कौन से 1 and 2, तो R स्क्वायर 1 and 2, फिर 1 का 3 के साथ रिलेशन R स्क्वायर 1 and 3 माइनस 2 इंटू बाकी तीनों पेयर 1 2 1 3 एंड 2 3 डिवाइडेड बाय पॉइंट के बाद क्या है 2 और 3 1 माइनस R स्क्वायर 2 and 3 अंडर रूट। अब हम क्या करेंगे सिंपली इसमें फॉर्मूला पुट कर देंगे R स्क्वायर R 1 2 का स्क्वायर मतलब फर्स्ट और सेकंड सीरीज का जो है स्क्वायर कोरिलेशन जो कि तीनों वैल्यूज हमें ऊपर दी हुई हैं। तो मैं लिखूंगा R 1 2 दिया हुआ 0.6 तो 0.6 का स्क्वायर प्लस R 1 3 दिया हुआ आपको 0.7 उसका स्क्वायर लिख लिया माइनस 2 इंटू R 1 2 दिया 0.6 इंटू R 1 3 है 0.7 इंटू R 2 3 है 0.65 होल ओवर 1 माइनस R स्क्वायर बिटवीन 2 and 3 तो 0.65 का स्क्वायर कर देंगे होल अंडर द रूट। तो इसको जब भी हम कैलकुलेट करके देंगे तो हमारे आगे आ जाएगा मल्टीपल कोरिलेशन बिटवीन फर्स्ट एंड इसका जो कंबाइंड इफेक्ट है सेकंड और थर्ड का फर्स्ट के ऊपर क्या है।
Today we'll be doing partial correlation. पार्शियल कोरिलेशन स्टैटिस्टिक्स का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. तो सिंपल वर्ड्स में अगर पार्शियल कोरिलेशन को सिंपल लैंग्वेज में बताना है तो पार्शियल कोरिलेशन का मतलब है कि जब हमारे पास दो से ज़्यादा वेरिएबल हैं मगर एट ए टाइम हम दो की स्टडी करते हैं और थर्ड वेरिएबल को कांस्टेंट ले लेते हैं. तो अगर इसको सिंपल इंग्लिश में लिखना है, सिंपल इंग्लिश में किसी आम बंदे को समझाना है तो इट इज़ अ सिंपल कोरिलेशन. ये एक टाइप का सिंपल कोरिलेशन है बिटवीन टू वेरिएबल्स. दो वेरिएबल्स के बीच में ये सिंपल कोरिलेशन है, बट थर्ड को हमने कांस्टेंट ले लेना है आफ्टर एलिमिनेटिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ थर्ड वेरिएबल. तो अगर थर्ड वेरिएबल का इन्फ्लुएंस हम निकाल दें तो उस चीज़ को पार्शियल कोरिलेशन कहते हैं. आई रिपीट, पार्शियल कोरिलेशन सिंपल वर्ड्स में क्या है, हमारे पास दो से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं मगर हम एट ए टाइम सिर्फ दो की स्टडी कर रहे हैं और थर्ड को कांस्टेंट ले रहे हैं, थर्ड वेरिएबल को सेम लेके चल रहे हैं. ठीक है, हम इसको सिंपल लैंग्वेज में अलग तरीके से भी लिख सकते हैं. इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट it shows the relationship between two variables at a time taking other variable as constant. अदर वेरिएबल या वेरिएबल्स एज कांस्टेंट. एक तो इसमें लिखना स्टाइलस पे बहुत मुश्किल होता है. मैं टैबलेट पे वो स्टाइलस से लिखता हूँ, वो हैंड राइटिंग उतनी साफ़ कभी कभी नहीं आती, तो आई होप कि आप माइंड नहीं करेंगे. तो सपोज वी हैव थ्री वेरिएबल्स x1, x2 एंड x3. तीन वेरिएबल्स हैं. अब इसमें अगर पार्शियल कोरिलेशन निकालना है, पार्शियल कोरिलेशन अगर इसमें निकालना है हमने, तो हमें तीन तरीके से इसका कोरिलेशन स्टडी कर सकते हैं. जैसे फर्स्ट है, पार्शियल कोरिलेशन का सिंबल होता है स्मॉल r. 1 2.3. 1 2.3 का मतलब है 1 और 2 में रिलेशन थर्ड कांस्टेंट, और पार्शियल कोरिलेशन 1 3.2 मतलब 1 और 3 में रिलेशन सेकंड कांस्टेंट. एंड इसी तरीके से 2 3.1 इसका मतलब होता है सेकंड सीरीज़ और थर्ड सीरीज़ में रिलेशन और फर्स्ट कांस्टेंट. इसको थोड़ा फ्लो चार्ट सा बना देता हूँ, उससे थोड़ा देखने में थोड़ा प्रेजेंटेशन अच्छी सी हो जाती है. तो ये तीन टाइप के पार्शियल कोरिलेशन निकलते हैं. हमने इसमें तीन सीरीज़ में से दो ले लिए आगे, और पॉइंट के बाद जो भी है वो कांस्टेंट होता है. ये चीज़ आपको याद रखनी है. थर्ड पेज पे जाते हैं जब हम, तो इसमें मतलब हमें इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है और फार्मूला कैसे ड्राइव होता है वो आपको सिखा रहा हूँ. एक फार्मूला अगर आपको आ गया तो आई होप आपको सारे के सारे फार्मूले दिमाग में आ जाएंगे. बस एक फार्मूला आपको याद करना है, एक फार्मूला सिर्फ. तो सबसे पहले हम हेडिंग बनाते हैं कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल कोरिलेशन. पार्शियल कोरिलेशन की कैलकुलेशन या पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट, ये एक ही बात होती है. पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट या पार्शियल कोरिलेशन. इसकी हेडिंग बना देता हूँ प्रॉपर, और पेन का कलर चेंज कर देता हूँ हल्का सा. नंबर 1, R12.3. R12.3 का मतलब फर्स्ट और सेकंड में रिलेशन थर्ड कांस्टेंट. फर्स्ट और सेकंड में रिलेशन थर्ड कांस्टेंट. तो इसका फॉर्मूला है R12 माइनस R13 इंटू R23 डिवाइडेड बाय अंडर रूट R13 का स्क्वायर होल अंडर रूट 1 माइनस R23 का स्क्वायर. अब ये ध्यान से सुनो, ये फॉर्मूला बना कैसे. जैसे पहले नंबर है, हिंट दे रहा हूँ आपको. पहले नंबर क्या है 12.3, तो पहले नंबर हमने आगे लिख दिए, माइनस जो बाकी दो पेयर बने 1 3 और 2 3 वो पीछे लिख दिए माइनस करके, और यही दो पेयर नीचे अंडर रूट में लगा के 1 से माइनस करके स्क्वायर कर दिया. तो ये तरीका है याद करने का. सिमिलरली R13.2 में क्या होगा R13 फर्स्ट टू नंबर आगे माइनस बाकी दो पेयर पीछे 1 2 और 3 2 पीछे डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस
जो भी लास्ट के 2 पेयर हमने लिखे हैं पीछे मल्टीप्लाई, वो 1 से माइनस करके उनका स्क्वायर कर देना है। तो ये तरीका तो बहुत आसान है फार्मूला याद करने का। अब अगर हम थर्ड इसका लगाते हैं, पार्शियल कोरिलेशन बिटवीन 2 and 3 बाय टेकिंग वन कांस्टेंट। तो पहले 2 and 3 है, पहले नंबर तो 2 and 3 आगे लिख लेंगे, माइनस फिर 2 and 1 इंटू 3 and 1 होल ओवर 1 से जो लास्ट के 2 हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो 1 से वो माइनस कर लेंगे स्क्वायर कर करके और अंडर रूट कर देंगे उनका। तो इस तरीके से हम फॉर्मूला इसका बना सकते हैं बहुत आसान तरीके से। तो ज़्यादातर ये जो इसके क्वेश्चन आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आते, इसके शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और मैंने आपको बता दिया कि फार्मूला कैसे बनाना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहा हूँ, प्लीज़ नोट क्या करना है, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा देखने में ठीक लगेगा। प्लीज़ नोट कि जो पार्शियल कोरिलेशन है उसकी वैल्यू कहाँ लाई करती है। इसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करती है, ठीक है। ये बात हमेशा आपको याद रखनी है। द वैल्यू ऑफ पार्शियल कोरिलेशन लाइज बिटवीन, कोरिलेशन कोफिशिएंट भी कह सकते हो, शुड लाई बिटवीन -1 to 1। ये -1 और 1 के बीच में लाई करती है। मेरी हैंड राइटिंग जैसे मैं पहले लिखता था उतनी ज़्यादा तेज़ नहीं है, क्योंकि स्टाइलिस पे लिखना थोड़ा सा मुश्किल है, सैमसंग के टैब पे लिखना थोड़ा सा मुश्किल है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये -1 और 1 के बीच में लाई करती है, जो कि हमेशा ऐसा ही होना चाहिए। अगर -1 और 1 के बीच में आ रहा आंसर तो आपका ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो 10 बार चेक करो कि कोई पंगा तो नहीं पड़ गया, कोई कैलकुलेशन की मिस्टेक तो नहीं होगी। अगर कैलकुलेशन की मिस्टेक नहीं हुई और आपने 5-6 बार फिर से चेक कर लिया तो ये समझ लो कि जो फॉर्मूल मतलब जो डाटा दिया हुआ है वो सही नहीं है। तो आपने 4-5 बार चेक करना है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं कि इन केस कोरिलेशन जो भी है, मतलब तीनों में से कोई भी एक कोरिलेशन इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन -1। अगर -1 से कम आती है तो इस केस में क्या होता है, देयर इज सम इनकंसिस्टेंसी इन द डाटा। जो भी आपको डाटा गिवन है, जो आपको गिवन जो नंबर दिए हुए हैं क्वेश्चन में, उसमें कुछ खराबी हो सकती है। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। -1 के बीच में अगर इससे बाहर आया तो 10 बार चेक करो, और अगर फिर भी बाहर आ रहा है तो आपको डाटा इनकंसिस्टेंट है। इसके बाद एक और चीज़ जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो आपको करके दिखानी है, एक एग्जाम्पल कि ये कैसे निकलता है, किस तरीके से इसका फार्मूला बनता है, एक एग्जाम्पल करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले गिवन दैट R12 इज इक्वल टू 0.7। R12 मतलब सिंपल कोरिलेशन बिटवीन 1 and 2, R13 मतलब 1 और 3 में सिंपल कोरिलेशन 0.61 एंड R23 इज 0.4, ठीक है। मतलब सेकेंड और थर्ड सीरीज में सिंपल कोरिलेशन। फाइंड R12.3, या तीनों में से कोई भी निकाल सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है, आप कोई भी निकाल सकते हो, मैं तो जस्ट एक फार्मूला पुट करके बता रहा हूँ। तो सबसे पहले जब भी आपको आए तो आपने सॉल्यूशन लिखना है, थोड़ा उसको अंडरलाइन कर लेना है। तो R12.3 इसका फार्मूला 1 2 आगे आ गया, माइनस बाकी 2 पेयर 1 और 3, 2 और 3 वो पीछे आ गए, होल ओवर 1 माइनस R1 and 3 का स्क्वायर करके अंडर रूट, फिर 1 माइनस R2 and 3 का स्क्वायर करके अंडर रूट। अब सिंपली ये सारी की सारी चीज़ें तो ऊपर दी हुई हैं, जैसे R12 दिया है 0.7, माइनस R13 दिया हुआ है 0.61 और R23 जो हमें गिवन है वो 0.4 गिवन है, उनकी वैल्यूज़ पुट कर दी अंडर रूट। उसके बाद 1 माइनस R स्क्वायर 13 वो है 0.61 का, और उसके बाद 1 माइनस R23 का स्क्वायर मतलब 0.4 का स्क्वायर। तो इस तरीके से जब आप वैल्यूज़ लिख के पुट कर लेंगे तो कैलकुलेशन कर लेंगे। मैं कैलकुलेशन पे नहीं जाऊँगा क्योंकि उसमें कैलकुलेट करके इतना टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखे हैं। अब मैं साइड पे अपना नाम लिख रहा हूँ और अपना नंबर भी दे रहा हूँ। अगर किसी को कोई क्वेरी है तो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्योंकि आजकल ये बहुत चोर हो गए हैं यूट्यूब पे, वो वीडियोस चोरी कर लेते हैं। मेरी कई वीडियोस चोरी भी हो चुकी हैं, मैं इस पर डेडिकेटेड बनाऊँगा आपको। तो
वाटर मार्क का ऑप्शन मुझे समझ नहीं आया कैसे करना है, इसलिए मैंने अपना नाम और नंबर लिख लिया, क्योंकि लोगों ने 1-2 बार मेरी वीडियोस चोरी कर ली हैं। कौन सी की हैं इसको मैं पूरा डेडिकेशन करूँगा। अब थोड़ा हेडिंग चेंज करते हैं। तो अब एक टॉपिक मैं बताऊँगा, रिलेशनशिप बिटवीन सिंपल कॉमा पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन। अब मेरे से कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि इन तीनों में क्या रिलेशनशिप है, सिंपल कोरिलेशन में और पार्शियल कोरिलेशन में और मल्टीपल कोरिलेशन में, आपस में इन सारे कोरिलेशन कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशन है। तो इसका एक फार्मूला होता है, और जो कि आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चंस में याद रखना, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या होता है, तीनों कोरिलेशन में से कोई 2 गिवन होते हैं और एक आपको निकालना पड़ता है। तो अब मैं इसका फार्मूला लिख देता हूँ। फार्मूला इसका बहुत आसान है, एक फार्मूला ड्राइव करना सीख लो तो बाकी सारे अपने आप ही आ जाएंगे। जैसे पहला है 1 माइनस मल्टीपल कोरिलेशन 1.23 का स्क्वायर, इट इज इक्वल्स टू 1 माइनस सिंपल कोरिलेशन 1.2 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस पार्शियल कोरिलेशन 1.3.2, मतलब 1 और 3 का रिलेशन वो कांस्टेंट। तो सबसे पहले हमने 1 और 2 का सिंपल रिलेशन ले लिया, फिर 1 और 3 के बीच में रिलेशन ले लिया और 2 को कांस्टेंट कर दिया। तो बहुत सिंपल है ये। अब जैसे सेकंड में हमने लिया है 2.13 का स्क्वायर, तो सबसे पहले 2 1 का रिलेशन, पहले 2 नंबर, तो सिंपल कोरिलेशन में 2 1 आ गया, और लास्ट में 2 और 3 का पेयर बना दिया, और 1 जो बीच में था उसको चक्के साइड पे कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। इस तरीके से ये फार्मूला बनेगा। सिमिलरली जैसे R 3.12, तो सबसे पहले 2 नंबर 1 2 है, मतलब 3 1 है, तो सिंपल कोरिलेशन 3 1 का हो गया, फिर ब्रैकेट 1 माइनस 3 और 2 का रिलेशन, 1 बीच में था उसको कांस्टेंट करके साइड कर दिया। तो ये तीनों के तीनों जो हैं, 3 फार्मूले हैं, एक फार्मूला आगे तो बाकी सारे आ जाएंगे। बेसिकली ये क्वेश्चन शॉर्ट के लिए आते हैं, आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में ये बनते हैं, और आपको कोई भी 2 वैल्यूज़ दी होती हैं और कह देते हैं तीसरी वैल्यू निकालो। तो मुझे लगता है कि ये बहुत आसान तरीका है इस फार्मूले को याद करने का। तो आई होप आपको पार्शियल कोरिलेशन समझ आ गया होगा। गुड बाय फॉर नाउ।